हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज का ये हमारा सेकंड लेक्चर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो चैप्टर का, जो कि सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और कुछ बातों के बारे में जाना था, इंट्रोडक्शन बातों के बारे में। आज सेकंड लेक्चर में हम जानेंगे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से हमें हेल्प करते हैं, वो किस तरीके से हमें मदद करते हैं। तो उसके बारे में वन बाय वन हम जानते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि जो हम कर्ड को खाते हैं, ब्रेड को ईट करते हैं, जो केक होती है, इन सब को प्रिपेयर करने में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हेल्प करते हैं। उनकी मदद के बिना हम इन चीज़ों को प्रिपेयर नहीं कर सकते। जो एनवायरनमेंट होता है उसको क्लीन करने में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और जो एनिमल के रिमेन्स होते हैं उनको वो ब्रेक डाउन करता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस में से हार्मलेस सब्सटेंस में वो बैक्टीरियाज जो है, माइक्रोब्स है, वो उसे कन्वर्ट करते हैं ताकि जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रह सके। इसीलिए कुछ मेडिसिन्स जो होती है उसको प्रिपेयर करने में भी ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, और जो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम भी ये बैक्टीरिया करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन अच्छे से हम जानते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो कर्ड और ब्रेड होती है वो कैसे बनती है। तो ये जो कर्ड होता है, आपने अपने घर पे देखा होगा कि हमारी जो मम्मी है वो मिल्क में कर्ड को डाल देते हैं और बाद में उसको वैसे के वैसे छोड़ देते हैं। तो एक दिन के बाद हमें पूरा जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हुआ मिलता है, हमें कर्ड मिलता है जो कि अभी मिल्क में से कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसा क्या होता है कि ये जो मिल्क है उसमें कर्ड डालने से वो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कर्ड होता है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो जब हम कर्ड को मिल्क में डालते हैं तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिल्क में मल्टीप्लाई होते हैं और ये जो मिल्क है उसमें वो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, और ये जो लैक्टिक एसिड है वो मिल्क में प्रेजेंट जो प्रोटीन होता है उसको वो जमा देता है और उसके बाद जो हमें मिलता है वो है कर्ड। तो इस तरीके से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियाज है, वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, कि जो शुगर होती है वो और जो ईस्ट होती है, ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो ये जो ईस्ट है वो शुगर को कन्वर्ट करती है अल्कोहल में और उस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसीजर। जैसे कि अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो शुगर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होके जो अल्कोहल में कन्वर्जन होता है, तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे एक हम फ्लोर लेते हैं, ठीक है, उसमें हम थोड़ा पानी डालते हैं और वहाँ पे हम शुगर को डालते हैं और उसके बाद उसमें ईस्ट पाउडर डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसको जो उसका डो बना लेते हैं और उसको कुछ घंटे के लिए वैसे के वैसे छोड़ देते हैं। तो बाद में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो जो वो डो है वो फूल जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे ये जो डो है वो फूल जाता है। यहाँ पे हमने किन चीज़ों का यूज़ किया है, हमने यहाँ पे शुगर का यूज़ किया है और ईस्ट पाउडर का यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे शुगर भी है और ईस्ट पाउडर भी है। तो ये जो ईस्ट होती है वो शुगर को ब्रेक डाउन करती है और उसके बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज़ अ गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये जो डो है वो यहाँ पे फूल जाता है। तो ये जो डो है उसको ऐसे प्रिपेयर करने के लिए भी ये ईस्ट जो है वो हेल्प करती है।
अब हम देखते हैं कि जो ब्रेड, केक और जो पेस्ट्रीज होती है उसको प्रिपेयर करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ईस्ट जो है वो कैसे हेल्प करती है। तो जो ईस्ट है वो हमने देखा था कि ये जो ईस्ट है वो शुगर को ब्रेक डाउन करती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है, उससे ये जो डो है वो फूल जाता है। तो इसी तरीके से ये जो केक और पेस्ट्रीज जो होती है उसमें भी ये ईस्ट पाउडर को हम ऐड करते हैं और शुगर को ऐड करते हैं, और उससे जो शुगर ईस्ट है वो शुगर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, और ये गैस की वजह से ये जो पेस्ट्रीज और जो केक्स होती है वो फूल जाते हैं। तो हमने देखा है कि जो पेस्ट्रीज और जो केक्स होते हैं वो स्पंजी होते हैं। तो इसीलिए स्पंजी होते हैं क्या, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ होता है। अब हम देखते हैं कि कॉमर्शियल यूज क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अल्कोहल को भी प्रोड्यूस करने के लिए, वाइन और एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ईस्ट है वो शुगर को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है और अल्कोहल को प्रोड्यूस करती है। तो ये जो अल्कोहल है वो इसी तरीके से बनता है कि जो ईस्ट है वो जो नेचुरल शुगर्स होती है, जैसे कि यहाँ पे ये जो ईस्ट है वो ये नेचुरल जो शुगर होते हैं जैसे कि वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट्स, तो इन सब में ये जो ईस्ट है वो इनमें जो नेचुरल तरीके से जो शुगर प्रेजेंट है उसका कन्वर्जन करते हैं अल्कोहल में, और ये जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। और लुईस पास्चर जो थे उन्होंने फर्मेंटेशन को 1857 में डिस्कवर किया था। ये जो वीट होती है, राइस होती है और ये जो फ्रूट जूस होते हैं इनमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं कि मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो जो डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमें एंटीबायोटिक देते हैं और कुछ इंजेक्शन भी देते हैं जैसे कि पेनिसिलिन। तो ये जो मेडिसिन जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से बनती है। तो जो ये मेडिसिन का जो सोर्स होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ऐसे मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। कि अभी के टाइम में जो है वो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फंगी और बैक्टीरियाज में से, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये सब जो है वो कॉमन एंटीबायोटिक्स है जिनका हम यूज़ करते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। तब जो एंटीबायोटिक्स जो होती है वो एनिमल में जो इन्फेक्शन होते हैं उसको भी क्योर करने में हेल्प करती है, और जो कुछ प्लांट डिसीज होते हैं उसको भी क्योर करने में जो मेडिसिन यूज होती है उसकी भी प्रिपरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से ही होती है। अब हम देखते हैं वैक्सीन, पर वैक्सीन से पहले हम एक और कंसेप्ट को समझेंगे कि जब हम हेल्दी होते हैं और हमें कोई डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन होता है तो हम इन्फेक्टेड पर्सन बन जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं। तो उस दौरान ये जो बाहर से डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हम पे अटैक किया तो हमारी जो बॉडी है वो उससे फाइट करने के लिए जो हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी। तो ये एंटीबॉडीज जो है वो सब्सटेंस है जो कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ फाइट करती है और हमारी बॉडी को ये डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स से प्रोटेक्शन देती है। अब हम देखते हैं कि ये हेल्दी पर्सन जो है उसकी बॉडी में हम वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये वैक्सीन क्या है, तो डेड और वीकन माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन द हेल्दी पर्सन बॉडी। तो डेड और वीकन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डिसीज कॉजेज, उनको हम हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि जो हेल्दी पर्सन की बॉडी है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। तो इसको हम बोलते हैं वैक्सीन। डेड और वीकन माइक्रोब्स are introduced in a healthy person's body and a body produce antibody to fight the invaders। तो ये जो तरीका है वो एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है कि ये जो वैक्सीन है उससे ये जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है हमारी बॉडी में।
हेल्दी पर्सन की बॉडी में ही हम वैक्सीन को क्यों इंजेक्ट करते हैं? क्योंकि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो तो ऑलरेडी डिसीज से सफ़र कर रहा है। अगर हम उस कंडीशन में उसको वैक्सीन देते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो थ्रेटन हो जाती है, उसकी डेथ भी हो सकती है इस कंडीशन में। इसीलिए ये जो है ये नेचुरल तरीका है कि जैसे हमें डिसीज होता है उसके बाद में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, और ये जो है वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने के लिए डिसीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं वो डेड और वीकन होते हैं, ताकि जो वो हमारी बॉडी को हार्म ना करें। तो इसीलिए ये जो वैक्सीन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। तो ये वैक्सीन है, हम जब छोटे बच्चे थे ना तब हमने ऐसे हमारे पेरेंट्स ने हमें वैक्सीन लगवाई होगी। और ये जो होता है ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप्स, वो भी एक वैक्सीन ही है। तो ये जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको वैक्सीन देने की क्या ज़रूरत होती है? जब हम छोटे बच्चे को वैक्सीन देते हैं तो उससे उनकी बॉडी में उस पर्टिकुलर डिसीज़ से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। जब वो बड़ा होता है तो अगर उसे कोई इन्फेक्शन लगता है तो उन माइक्रोब्स से लड़ने के लिए हम उनकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। तो इसीलिए उनको सेफ रखने के लिए हम उसको वैक्सीन देते हैं। कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये जितने भी डिसीज़ हैं इन सब की वैक्सीन होती है, और आपको इन सब की वैक्सीन लगवाई भी होगी आपके पेरेंट्स ने। जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को 1798 में डिस्कवर किया था। पोलियो डिसीज होता था, उससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने प्लस पोलियो प्रोग्राम की भी शुरुआत की थी, जिससे बहुत सारे बच्चे को प्रोटेक्शन मिला था। ये जो पोलियो ड्रॉप्स है वो भी एक वैक्सीन ही है कि ये जो ड्रॉप्स है इसमें डेड और वीकन माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोलियो डिसीज़ के लिए, पर वो वीक हो गए ताकि जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ है इस बच्चे की वो प्रोड्यूस हो सके और फ्यूचर में पोलियो से उसे प्रोटेक्शन मिल सके। पूरे वर्ल्ड में एक कैंपेन चलाया गया स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। तो अभी के दिनों में जो स्मॉल पॉक्स है वो अभी वर्ल्ड में नहीं है, एक भी केस नहीं है, वो एलिमिनेट हो चुका है। एंड दीज डे वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्जर स्केल from the microorganisms to protect the humans and animals and plants for their diseases। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं? जैसे कि ये जो प्लांट है लेग्यूमिनस प्लांट्स, उसके ये जो रूट्स है उनके रूट्स में ये रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। और ये जो राइजोबियम बैक्टीरियाज है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन का एयर में से सॉइल में फिक्सेशन करने के लिए। तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं, वो सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। और दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करते हैं? तो जो वेस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स होता है वो डिकम्पोज होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि मैन्योर कैसे बनता है। तो ऐसे जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होते हैं उनको हम एक पीट में डाल देते हैं और उसको वैसे के वैसे वहाँ पे रहने देते हैं। तो जो वो वेस्ट है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिकम्पोज होता है और वो मैन्योर में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से ये वेस्ट प्रोडक्ट को क्लीन करके उसको मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं और जो एनवायरनमेंट है उसको वो क्लीन रखते हैं। हमने कहीं ना कहीं पे देखा होगा कि एक एनिमल की जो बॉडी है उसकी डेथ हो गई है, उसके बाद में वो बॉडी वहाँ पे है और कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो वहाँ पे नहीं होती। तो वो बॉडी जो है, वो डेड बॉडी है, वो कहाँ चली गई? तो जो वो बॉडी है वो उसका डिकम्पोजिशन हुआ कि वो जो हार्मफुल सब्सटेंस थे उनका ये जो माइक्रोब्स थे उन्होंने डिकम्पोज किया और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया। और ये जो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया वो फिर से सॉइल में एस्टैब्लिश हो गए और जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो फिर से उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेस्ट, एनिमल
एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, और जो एनिमल्स और प्लांट की जो डेड बॉडीज होती है उनको डिकम्पोज करके उनका कन्वर्जन सिंपल सब्सटेंस में करते हैं और इस तरीके से वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। जो थर्ड लेक्चर है वो बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच।